हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। यह हमारी स्ट्रेट लाइन की थर्ड वीडियो है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत होगी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कि ट्राइंगल के अंदर होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? जैसे सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। इन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड को हम कहते हैं केंद्रक, इन सेंटर को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र और सरकम सेंटर को परिकेंद्र। आपको इन सब की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड कैसे बनता है, इन सेंटर कैसे बनता है, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। तो सेंट्रोइड कैसे बनता है? सेंट्रोइड बनता है मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब ये डेफिनेशन है, आप इन्हें देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। बाकी हम इन सबको एक एक करके देखेंगे कि सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, इन सेंटर को कैसे निकाला जाएगा, ऑर्थो सेंटर को कैसे निकालेंगे, सरकम सेंटर को कैसे निकालेंगे। पर आपको डेफिनेशन तो पता होना चाहिए ना कि सेंट्रोइड बनता कैसे। तो सेंट्रोइड कैसे बनता है? मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मीडियन मतलब माध्यिका। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, तो किसी भी ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। ऐसी 3 लाइन होंगी, इन तीनों लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हम कहेंगे सेंट्रोइड। ठीक, तो सेंट्रोइड कैसे बनता है? मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इसी तरह सरकम सेंटर कैसे बनता है? तो वो बनता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब यदि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में ये जो एंगल है, इस एंगल का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है वो ये है। इसी तरह ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है और ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है। और इन तीनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे बनेगा इन सेंटर। समझ आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर बनता कैसे। इसी तरह ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? ऑल्टीट्यूड से। ऑल्टीट्यूड मतलब जैसे ये यदि कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इस लाइन को हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड्स। तो ऐसे 3 ऑल्टीट्यूड आएंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे सामने वाली भुजा पर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये आएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है। सरकम सेंटर कैसे आएगा? सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये एक ट्राइंगल है, ये लाइन परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को और ये परपेंडिकुलर है। तो ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी। तो इन तीनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसे हम कहेंगे सरकम सेंटर। समझ गए? तो इन चारों को आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो 4 ही हुए, हमने यहां पर लिखा हुआ है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 5वां होता है एक्स सेंटर, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन अब ये भी होता है कि इसलिए इसे भी हम देख लेंगे कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हम एक एक करके देखेंगे। शुरुआत करेंगे सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड बनता कैसे? तो सेंट्रोइड बनता है मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इस ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ करूं। मीडियन क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मीडियन। तो एक मीडियन तो ये बन गई। ठीक, दूसरी मीडियन क्या बनेगी? जब बी से हम ड्रॉ करेंगे तो इस सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, तो एक मीडियन ये हो जाएगी। और जब सी से ड्रॉ करेंगे तो सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट ये है, सी से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मीडियन आ रही है। तो इन तीनों मीडियंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है उसे हम कहेंगे सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को जनरली जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। किस में? 2:1 में। ऐसे ये वाली मीडियन भी 2:1 में डिवाइड होगी और ये पिंक वाली भी 2:1 में डिवाइड होगी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और होती है कि सेंट्रोइड इस पूरे ट्राइंगल को 6 बराबर एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। जैसे एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th। तो सेंट्रोइड पूरे ट्राइंगल को 6 बराबर एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। समझ गए? अब सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि हमें तीनों वर्टेक्स दिए हो
तो सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला सबसे आसान होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये तो सबसे आसान होता है। समझ गए सेंट्रोइड? ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। और अब देखते हैं इन सेंटर। इन सेंटर कैसे बनता है? तो इन सेंटर बनता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से, आंतरिक कोण द्विभाजक होता है ना, उससे। तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये एंगल है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। तो एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए वो है ये, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर वो है ये, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर वो है ये। तो इन तीनों एंगल बाइसेक्टर से जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो होगा इन सेंटर। और इन सेंटर को कैसे डिनोट करते हैं? तो उसे हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इन सेंटर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि हमें तीनों वर्टेक्स दिए हो तो इन सेंटर को निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब x1 x2 x3 ये तो हमें वर्टेक्स दिए हुए, ये abc क्या है? तो abc है कि जो a है वर्टेक्स, उसके सामने वाली भुजा उसकी लेंथ है a, ऐसे b वर्टेक्स के सामने वाली भुजा की लेंथ है b, और c वर्टेक्स के सामने वाली भुजा की लेंथ है c। तो ये है a, ये है b, ये है c। तो अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होगा इन सेंटर को निकालने का? वो होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये आ गया x वर्टेक्स, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। समझ गए फॉर्मूला? x कोऑर्डिनेट निकालना है, तीनों में x आएगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तीनों y आएगा। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालना पड़ेगा पहले। यदि हमें इन सेंटर निकालना है तो पहले इन लेंथ को निकालना पड़ेगा, और लेंथ निकालना हमें आता है। ठीक, अच्छा, इन सेंटर, ये इन सेंटर को जब हम सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम पहले। इन सेंटर को सेंटर मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को टच करेगा। ये जो सेंटर होगा ये ट्राइंगल की तीनों जो भुजा है ना उन्हें टच करेगा। ठीक है, तो इन सेंटर मतलब यही होता है, जो अंदर जो सेंटर, अंदर जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर है, इसलिए इसे कहते हैं इन सेंटर। क्लियर? अब हम इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये वो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये पॉइंट क्या है? ये है इन सेंटर, क्योंकि ये क्या है? ये है एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इन सेंटर। अब इस ट्राइंगल में ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है सी। हमने इस पॉइंट को मान लिया डी, इस पॉइंट को मान लिया ई, इसे मान लिया एफ। ठीक है, वर्टेक्स ए के सामने वाली भुजा कितनी होगी? ए के सामने वाली भुजा होगी ए, बी के सामने वाली भुजा कितनी होगी? वो होगी बी, सी के सामने वाली भुजा होगी सी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें हम पहले देखेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को किस रेशो में डिवाइड करता है। सामने वाली भुजा को किस रेशो में डिवाइड करेगा? तो ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इन से जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को आजू बाजू वाली भुजा के रेशो में डिवाइड करता है। तो जो BC है वो किस रेशो में होगा? वो होगा B रेशो C में। ठीक है ना, ये जो पॉइंट D है वो BC को किस रेशो में डिवाइड करेगा? B रेशो C में। इसी तरह जो एंगल बाइसेक्टर B और E है वो AC को किस रेशो में डिवाइड करेगा? वो डिवाइड करेगा A रेशो C में। तो यहाँ लिख लो A रेशो C। इसी तरह जो CF है वो BE को किस रेशो में डिवाइड करेगा? BE को नहीं, AB को। AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा? वो करेगा A रेशो B में। समझ आ गया? तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को आजू बाजू वाली भुजा के रेशो में डिवाइड करता है। तो अभी तो हमने साइड देख ली, साइड का रेशो देख लिया। अब हम एंगल बाइसेक्टर का रेशो देखेंगे कि जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड करेगा। ध्यान से देखना, मैं लिख के आ रहा हूँ। तो जो AD है, AD एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर I द्वारा किस रेशो में डिवाइड होगा? तो वो डिवाइड होगा B प्लस C रेशो A में। किस में? B प्लस C रेशो A में। इसी तरह जो B और E है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर I द्वारा किस रेशो में डिवाइड होगा? वो डिवाइड होगा A रेशो C
A+C रेशो B में। इसी तरह CF ये एंगल बाइसेक्टर किस रेशो में डिवाइड होगा, I द्वारा, तो वो होगा A+B रेशो C, A+B रेशो C में। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है, एंगल बाइसेक्टर का रेशो भी आपको ध्यान रखना है और लाइन का जो साइड्स इनका रेशो भी ध्यान रखना है। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। हो सके तो 2 डायग्राम में से बनाना, एक में सिर्फ साइड्स का रेशो लिखना और एक में एंगल बाइसेक्टर का रेशो लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे सर्कम सेंटर। देखिए सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर इन दोनों को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इन दोनों को निकालने की मेथड होती है। फॉर्मूला सिर्फ सेंट्रोइड और इन सेंटर का होता है। अब सर्कम सेंटर को निकालने की मेथड क्या होती है, तो पहले आप मुझे बताइए सर्कम सेंटर बनता कैसे। तो सर्कम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डलेगा, ये BC इसका मिड पॉइंट क्या है, BC का मिड पॉइंट मान लीजिए ये। इसी तरह AB का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट ये है और AC का मिड पॉइंट ये। अब इन तीनों मिड पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर डालना है। तो BC के मिड पॉइंट पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला तो वही डाला ये, ठीक। इसी तरह AB के मिड पॉइंट पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो डाला ये, और AC के मिड पॉइंट पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो डाला ये। तो हमारे पास 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए। तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो होगा सर्कम सेंटर। तो हमें सर्कम सेंटर मिल गया। अब इस सर्कम सेंटर को यदि हम सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये जो सर्कल है वो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरेगा। इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स को टच करेगा मतलब। तो देखिए ये जो सर्कल बन रहा है ये तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है। ये जो सेंटर बना इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर या परिवृत्त। सर्कम सेंटर का जो सेंटर है, मतलब सर्कम सर्कल का जो सेंटर है, इसलिए हम इसे कहते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सर्कल का ये सेंटर है ना, इसलिए इसका नाम है सर्कम सेंटर। परिकेंद्र, ये परिवृत्त है, ये परिकेंद्र, ठीक है। अब सर्कम सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालना है, तो उसे निकालने की मेथड क्या होगी, पता सोचिए कैसे निकलेगा। ये बना कैसे, ये बना है इन तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये लाइन, तो हम क्या चाह रहे हैं, यदि इनमें से किन्हीं 2 लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाए तो 2 लाइन को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यही हो सकता है ना। तो हम कैसे निकालेंगे 2 लाइन की इक्वेशन, मतलब किन्हीं भी 2 लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये पॉइंट तो पता है क्या है, वो इन A और B का मिड पॉइंट है। तो मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट तो हमें मिल गया। और किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत होती है, पहला एक पॉइंट, दूसरा स्लोप। तो पॉइंट तो हमें मिल गया। अब इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा, बताइए स्लोप कैसे मिलेगा। जब हमें पता है कि ये है परपेंडिकुलर और इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट से। तो परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो इसका स्लोप भी आ जाएगा किससे, m1 इंटू m2 इक्वल टू होता -1। तो इससे इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो इस लाइन का हमें स्लोप भी मिल जाएगा और पॉइंट भी मिल गया, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह हम ये वाली लाइन की इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो किन्हीं भी 2 लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे और उन्हें सॉल्व करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जिससे हमें सर्कम सेंटर मिल जाएगा। समझ आया मैंने क्या किया, फिर से समझा रहा हूँ। हमें किन्हीं भी 2 लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, किसी भी लाइन की इक्वेशन आती है 2 चीज़ों से, पहला एक पॉइंट मिल जाए उस लाइन पर, दूसरा उस लाइन का यदि हमें स्लोप पता चल जाए। तो पॉइंट तो हमें मिल गया। पॉइंट कैसे मिला, क्योंकि ये है मिड पॉइंट A और B का, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे आएगा, AB का स्लोप हम निकाल सकते हैं, और AB का स्लोप जब हमें मिल गया तो ये जो लाइन है वो है परपेंडिकुलर, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के। तो इससे इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो हम इस लाइन की इक्वेशन बता पाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये लाइन की मतलब इक्वेशन निकाल लेंगे, तो हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। समझ गए। अब इस पर क्वेश्चन कर लो। इसमें हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमसे बोल रहा है कि इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बताओ। तो कैसे बताएंगे, पहले तो ट्राइंगल बना लो। ये एक ट्राइंगल है,
ये है ए वर्टेक्स, ये है बी वर्टेक्स, ये है सी वर्टेक्स। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 3, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 -2। हमें निकालना है सरकम सेंटर। तो यहाँ कहीं आएगा सरकम सेंटर जो कि बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो मतलब हमें मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मिड पॉइंट्स क्या आएंगे? देखिए जब ए और बी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो कितना अच्छा मिड पॉइंट आ रहा है 0 और 2। तो आपको उन्हीं लाइंस की इक्वेशन निकालना है जिनके मिड पॉइंट मतलब जिनके पॉइंट्स हमें अच्छे मिल रहे हैं। जैसे इसका पॉइंट अच्छा मिला, इसका निकाल के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 3/2 और -1/2। मतलब ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। तो इसे अब इसे चेक करूँ तो इसका मिड पॉइंट मिल रहा है -1/2 और 1/2। ये भी फ्रैक्शन में है पर इससे तो ठीक ही है। तो हम ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालना प्रेफर करेंगे और ये वाली लाइन का, ठीक है। तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो दोनों के पॉइंट तो मिल गए, अब स्लोप और मिल जाए तो कैसे मिलेगा? पहले हम ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका स्लोप निकालो पहले। वो कैसे आएगा? इस लाइन का स्लोप निकालो पहले। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? y1 y2 माइनस y1 मतलब 2/x2 माइनस x1 मतलब -4। यह आ गया -1/2। -1/2 स्लोप आया इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो यहां पर मैं लिख ले रहा हूं m1 इक्वल टू आ गया 2। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x माइनस 0 आ रहा है। तो लाइन हमें मिल गई 2x माइनस y इक्वल टू -2। तो एक लाइन तो हमें मिल गई, ठीक। अब हम निकालना चाहते हैं इस लाइन की इक्वेशन। तो हमारे पास पॉइंट तो है, स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इस लाइन का स्लोप निकालो। तो y2 माइनस y1 तो -2 मतलब -5 आ रहा है अपॉन x2 माइनस x1 3। तो इसका स्लोप आ गया -5/3। तो याली लाइन का स्लोप क्या आएगा? तो याली लाइन का स्लोप आएगा 3/5, ठीक है। मतलब हर बार आपको रखने की जरूरत नहीं है m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा तो वैल्यू रख रहे हैं और m2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ऐसा हर बार करने की जरूरत नहीं है, बस इसे रेसिप्रोकल करो और माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। जैसे -5/3 है तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसे रेसिप्रोकल किया तो 3/5 आ गया, माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। तो इसका आंसर इसका स्लोप आ गया 3/5, ठीक है। स्लोप आ गया, पॉइंट मिल गया। तो इसकी इक्वेशन भी लिख दो। तो इसकी इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इक्वल टू 3/5 x माइनस x1। तो इसे सॉल्व करो, क्या आएगा? 2y माइनस 1 इक्वल टू 3/5 2x प्लस 1। 2 से 2 चला गया नीचे। अब 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 10y माइनस 5 इक्वल टू 6x प्लस 3। तो इक्वेशन आ गई 6x माइनस 10y इक्वल टू -8। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू -4। तो सेकेंड इक्वेशन आ गई ये। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये। अब दोनों को सॉल्व करो और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दो। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी ना वही होंगे कोऑर्डिनेट सर्कम सेंटर के। तो सॉल्व करो इन्हें। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही है। 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू -4। सॉल्व करो। हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा? 10x माइनस 5y इक्वल टू -10। तो इसे माइनस कर दो तो ये आ रहा है -7x इक्वल टू 6। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6/7। तो x की वैल्यू आ गई 6/7, उसे रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या होगा? सॉरी -6/7 आया ना, ये -7 है। तो इक्वेशन रखेंगे तो -12/7। 2 को इस साइड ले आएंगे, +2 हो जाएगा और y इधर चल जाएगा। तो क्या आ रहा है? तो आ रहा है 2/7। तो y की वैल्यू आ गई 2/7। तो x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हमारे पास सर्कम सेंटर इसके कोऑर्डिनेट आ गए -6/7 और 2/7। ठीक है, करने का तरीका समझ गए
कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनमें से दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दो और दोनों दो इक्वेशन हो जाएंगी तो दोनों को सॉल्व कर दो। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही होंगे कोऑर्डिनेट्स सर्कम सेंटर के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि ऑर्थो सेंटर ये कैसे निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है, तो वो बनता है एल्टीट्यूड से, लंब केंद्र से। लंब केंद्र मतलब वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डलता है। तो हमने परपेंडिकुलर डाला ए से, ये परपेंडिकुलर डाला। इसी तरह बी से परपेंडिकुलर डाला सामने वाली भुजा पर। इसी तरह सी से परपेंडिकुलर डाला सामने वाली भुजा पर। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो होगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर निकालने की मेथड क्या हो सकती है, सोचो। अभी हमने क्या किया था वैसे ही करना है। इन तीनों लाइन की इक्वेशन में से किन्हीं दो लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। और दो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे कैसे, हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक पॉइंट और एक उस लाइन का स्लोप। तो देखिए, यदि हम इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास पॉइंट तो पहले से है जो कि हमें दिया हुआ है ए वर्टेक्स, तो पॉइंट तो हमें मिल गया। ऐसे यदि हम इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इसका भी हमें पॉइंट मिल गया। लेकिन इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो वैसे ही जैसे ये जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, इसी तरह इसका स्लोप मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह जब हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो इसका हम स्लोप निकालेंगे। अब इसका स्लोप आ गया तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप भी आ जाएगा, तो फिर इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। समझ गए, करने का तरीका वही है, बस इसमें यह था कि हमें पॉइंट निकालना पड़ रहा था, मिड पॉइंट निकालने पड़ रहे थे जिससे हमें उस लाइन की का पॉइंट मिल रहा था। लेकिन इसमें तो हमें पहले पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट भी नहीं निकालना है। समझ गए, इसमें तो हमें पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी और इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी, इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। किन्हीं भी दो की इक्वेशन निकाल लेंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी और वही होंगे ऑर्थो सेंटर। समझ गए, करने का तरीका सेम है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर को डिनोट किससे करते हैं, तो ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं एच से और सर्कम सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्स सेंटर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक टाइप का सेंटर होता है इसलिए बता दे रहा हूं। एक्स सेंटर क्या होता है, हमने इन सेंटर पढ़ा था। इन सेंटर क्या था, जो किसी ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है इन सेंटर। वो बना कैसे था, वो बना था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से। तो एक्स सेंटर कैसे बनेगा, एक्स सेंटर बनेगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से। देखिए ये जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है एक्स सेंटर। दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इन तीनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे बन रहा है एक्स सेंटर। अब ट्राइंगल के अंदर तो एक ही सर्कल बन पा रहा था, लेकिन ट्राइंगल के बाहर कितने सर्कल बन सकते हैं जो उसकी साइड को टच करेंगे, तो ऐसे 3 सर्कल बन सकते हैं, एक ये और एक ये। इसलिए यहाँ पर 3 एक्स सेंटर आएंगे, एक I1, I2, I3। ठीक है, यदि ये वर्टेक्स ए है तो ये होगा I1, यदि ये वर्टेक्स बी है तो ये होगा I2, ये वर्टेक्स सी है तो ये होगा I3। तो I1, I2, I3 इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा इन सेंटर का था। बस जब I1 निकालेंगे, मतलब ए के सामने वाला ये I1 है, जब ये निकालेंगे तो इसमें ए होगा माइनस, मतलब जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ हम माइनस ए लिखेंगे। ऐसे ही जब हम I2 निकालेंगे जो कि बी के सामने होगा तो उसमें जहाँ जहाँ बी होगा उसमें माइनस आएगा। ऐसे जब हम I3 निकालेंगे, I3 जो सी के सामने होगा उसके फॉर्मूले में जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा इन सेंटर का था, तो याद करना भी आसान है, यदि करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेना, कर भी लेना, क्योंकि क्या पता सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमने 5 सेंटर को देख लिया है, उनके फॉर्मूलेज देख लिए, उनके मेथड देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम में जो 95% क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्पेशल केस वाले। स्पेशल केस वाले मतलब वो आपको क्वेश्चन में एक ट्राइंगल देंगे, वो ट्राइंगल या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यदि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो वर्टेक्स होता है, ये जो पॉइंट है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये होता है ऑर्थो सेंटर एच। ऐसा क्यों, ऑर्थो सेंटर बनता कैसे, ऑर्थो सेंटर बनता है एल्टीट्यूड्स लंब केंद्र के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से।
तो देखिए इस वर्टेक्स से हमें सामने वाली लाइन पर लंब डालना है, तो परपेंडिकुलर कैसे डलेगा, ऐसे ही डलेगा। इसी तरह ये वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर हमें लंब डालना है, तो कैसे डलेगा, वो डलेगा ऐसे। ऐसे ये वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर हमें लंब डालना है, तो कैसे डलेगा, ऐसे। तो देखिए तीनों एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ रहा है एच पर, इसलिए ये जो पॉइंट होता है ये होता है ऑर्थो सेंटर एच। ठीक है। इसी तरह ये जो लाइन होती है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर ओ। सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से या फिर सी से। ठीक है। तो ये मिड पॉइंट होता है ओ, और जब हम एच को ओ से मतलब मिलाते हैं, एच को हम ओ से मिला रहे हैं, तो ये लाइन कौन सी होगी, मतलब हमने वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ये लाइन होगी मीडियन, और मीडियन पे यहां कहीं पे होगा सेंट्रोइड जी, और सेंट्रोइड इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, और यहां पे होता है कहीं सेंट्रोइड जी। ठीक। तो यदि आपको क्वेश्चन देते हैं, हमें एक ट्राइंगल के वर्टेक्स दे देंगे और वो हमें बताएंगे नहीं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, और हमसे बोलेंगे कि सर्कम सेंटर निकालो, तो अभी जैसे निकाला था हमने सर्कम सेंटर ये लॉन्ग मेथड से, यदि वैसे ही निकालने लगोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप इसे चेक कर लोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, और यदि आपने चेक कर लिया और राइट एंगल ट्राइंगल निकल गया, तो बस फिर ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन का मिड पॉइंट वही होगा सर्कम सेंटर। ठीक है। तो इसलिए ये स्पेशल केस आपको याद रखना है। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये पॉइंट होता है सेंट्रोइड, और जो सेंट्रोइड होता है वही होता है ऑर्थो सेंटर, वही होता है इन सेंटर, और वही होता है सर्कम सेंटर। तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये याद रखना है कि जो सेंट्रोइड होता है वही ऑर्थो सेंटर, वही इन सेंटर, वही सर्कम सेंटर। तो यदि हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए और हमने चेक कर लिया उसके डिस्टेंस फॉर्मूले से कि तीनों डिस्टेंस सेम आ रही है, तो हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे, तो हम निकालेंगे सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड निकालना ज़्यादा आसान है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो हम सेंट्रोइड निकाल लेंगे, जो सेंट्रोइड आएगा वही सर्कम सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है। क्वेश्चन ये दोनों वाले ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल वाले और इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले। ठीक। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉर एनी ट्राइंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर ये तीनों कोलिनियर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये देखो तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं होता, ये किसी भी ट्राइंगल में होता है। किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर है ऑर्थो सेंटर H, ये है सेंट्रोइड G, और ये है सर्कम सेंटर O। और जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है। तो ये बात किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू होती है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यदि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा तो ये चारों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। चारों मतलब सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक इन सेंटर भी जुड़ जाएगा। तो यदि वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया तो H, G, O और I ये तीनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है। यदि वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। और फोर्थ क्या है, यदि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया, तो जो चारों पॉइंट है ये हो जाएंगे कोइंसाइड। जैसे इसमें यहाँ पर देखा हमने एक ही पॉइंट पर चारों हैं, ये कोइंसाइड हो गए, तो इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन को करो, क्या बोल रहा है, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये है P, ये है Q, ये R। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 4, और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, -2। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, हमें PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है।
और हमसे बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का सेंटर बताओ। सर्कम सर्कल मतलब ये सर्कल है सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल का सेंटर मतलब सर्कम सेंटर पूछ रहा है वो हमसे, घुमा फिरा के पूछ रहा है कुल मिला के। वो हमसे पूछना चाहता है सर्कम सेंटर, ठीक है। हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन दी हुई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर, इसकी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस 2। हमें सर्कम सेंटर बताना है, कैसे बताएंगे? सर्कम सेंटर बनता कैसा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन तो दी हुई है, एक लाइन यहां से आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? मान लीजिए ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी? तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और इस लाइन का स्लोप चाहिए, वो आएगा इस लाइन से। ये जो पॉइंट है ये है मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये मिड पॉइंट निकालो। तो इसका मिड पॉइंट आ रहा है 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट आ गया 1 मतलब इस लाइन का एक पॉइंट हमें मिल गया। अब इस लाइन का स्लोप बता दो, तो स्लोप निकलेगा कैसे? इसका स्लोप बताओ पहले। तो इसका स्लोप आ रहा है -6/6, इसका स्लोप आ रहा है -1। किसका? ये लाइन का स्लोप आ रहा है -1, तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा 1, ठीक है। तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन आएगी y - 1 = x - 1, तो यहां से इक्वेशन आ गई x = y, तो x = y इक्वेशन आ गई। और एक इक्वेशन हमें दी हुई है, दोनों को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से चेक कर लो, अब ऑप्शन से चेक करो कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सॉल्व मतलब वो कर रहा है सेटिस्फाई, तो बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ गया बी। क्लियर? अब हम देखेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए एक पॉइंट है जो कि किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए h, k, तो हमें इस पॉइंट का ये पाथ निकालना है। बस यही होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है पाथ या फिर ट्रेजेक्ट्री। हमें इस पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री निकालना है, इस पॉइंट का पाथ निकालना है, वही होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब ये पाथ निकालते कैसे? ये रास्ता निकलेगा इन 4 इजी स्टेप्स की सहायता से। पहली स्टेप क्या है? जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसे हमें एज्यूम करना है h, k। पहली स्टेप क्या है? जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसे हम एज्यूम करेंगे h, k। सेकेंड स्टेप, जो भी क्वेश्चन में हमें मैथमेटिकल कंडीशन दी है उसे सॉल्व करेंगे और h और k में एक रिलेशन निकालेंगे। h और k में एक रिलेशन आएगी एक इक्वेशन के फॉर्म में। यदि उस इक्वेशन में h और k के अलावा कोई अदर वेरिएबल है तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद h की जगह रख देंगे हम x और k की जगह रख देंगे हम y, तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगा लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या है 4 स्टेप्स? पहली स्टेप है कि जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसे एज्यूम कर लेंगे h, k। सेकेंड स्टेप है कि जो क्वेश्चन में हमें मैथमेटिकल कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे और h और k में एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। यदि उस रिलेशन में मतलब इक्वेशन में h और k के अलावा कोई अदर वेरिएबल है तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जनरली होता नहीं है कोई अदर वेरिएबल, यदि होगा अदर वेरिएबल तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे। वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद h की जगह रख देंगे x, k की जगह रख देंगे y, तो जो इक्वेशन आएगी वही होगा लोकस ऑफ अ पॉइंट। समझ गए? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमें उन सारे पॉइंट्स का लोकस निकालना है जो कि पॉइंट -1, 2 और ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब हमें ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि पॉइंट -1, 2 और ओरिजिन इससे सेम डिस्टेंस पर है। तो हमें जिस पॉइंट का निकालना है उसे हमने मान लिया h, k। कंडीशन जो दी हुई है उसे सॉल्व करो। कंडीशन क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या होगा? √h² + k²।
दोनों साइड रूट है तो हटा ही देंगे। अब स्क्वायर खोलो तो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिख गया होगा, दोनों साइड से एच स्क्वायर के स्क्वायर कट रहा है। क्या आया? 2h माइनस 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। h और k बस, इसके अलावा कोई वेरिएबल है नहीं, तो बस h की जगह रख दो, h की जगह रख दो x, k की जगह रख दो y। तो क्या आ रहा है? 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये आगे लोकस। आसान सवाल होता है, कैसे सॉल्व करना है याद रखना, ये 4 स्टेप्स याद रखना है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें 1 माइनस 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 5, और हमसे बोला है कि वर्टेक्स सी जो है वो मूव ऑन द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। मूव ऑन द लाइन मतलब ये पॉइंट सी जो है वो लाइन इस लाइन पर है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो वर्टेक्स सी है ना वो इस लाइन पर है। हमें निकालना है लोकस ऑफ अ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना है उसे हम एज्यूम कर लेंगे h, के। सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो x3 y3 पहले ये मानना पड़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या माने? यदि x कोऑर्डिनेट हम अल्फा माने तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट हमने अल्फा माना जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो x यहाँ पे अल्फा रखो तो क्या आएगा? 3 अल्फा प्लस y इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3 अल्फा। क्या आ रही है? y 1 माइनस 3 अल्फा। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1 माइनस 3 अल्फा। बस c के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। बस अब h इक्वल टू लिख दो। h इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2 प्लस अल्फा अपॉन 3, और k की वैल्यू क्या आएगी? k इक्वल टू आएगा -3 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन 3। अब हमें अल्फा को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना यदि h और k के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल होगा तो उसे एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो दोनों इक्वेशन से। जब इससे हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 3h इक्वल टू -1 अल्फा, -1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3h, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3k इक्वल टू 2 प्लस 1 मतलब 3 माइनस 3 अल्फा। तो 3 तो पहले हर तरफ से कट रहा है, क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू 1 माइनस के। तो दोनों में अल्फा अल्फा है, दोनों को इक्वल कर दो, फाइनल क्या आ जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर है ना, 1 प्लस 3h इक्वल टू 1 माइनस के। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 3h प्लस के इक्वल टू 0। अब h की जगह रख दो x और k की जगह रख दो y, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कैसे किया हमने? हमें अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ा इस बार, क्योंकि अल्फा h और y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा को एलिमिनेट करना होगा। ये हमारी थर्ड स्टेप थी, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लोकस निकालना होगा तो इन 4 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी आसान कंसेप्ट है। इसमें हमें एक पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और एक लाइन दी होगी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस by प्लस c। और हमें इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होता है ये। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला भी आसान है। इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसमें लगा दो मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए लग जाएगा मॉड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लगा हुआ है मॉड। ध्यान क्यों रखना है?
क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स क्वेश्चन आएंगे तब आपके मॉड का यूज होगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि वाई एक्सिस पर है, और इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 3। हमें वाई के जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट निकालना है जो वाई एक्सिस पर है। पहले हमने वो पॉइंट मान लिया जो कि वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो 0, बीटा हमने पॉइंट मान लिया। और जो लाइन दी हुई है वो क्या है, वो है 4x - 3y - 12 = 0। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है 3। हमें बीटा की वैल्यू निकालना है, तभी तो कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे। तो बस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या था, इस पॉइंट को पुट करो इस पर, तो x तो 0 है, तो क्या हो जाएगा -3 बीटा -12 अपॉन √a² + b², 4² + 3²। हालांकि ये 888 बन रहा है तो 5 तो आएगा इसका आंसर, 3 4 5 होता है ना। और इसमें मॉड लगा दो, इक्वल टू दिया हुआ है 3, क्या हो जाएगा -3 बीटा -12 अपॉन 5 इक्वल टू मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया। ठीक, तो एक बार +3 के साथ सॉल्व करो, एक बार -3 के साथ सॉल्व करो, क्या आ जाएगा -3 बीटा -12 इक्वल टू 15। एक बार +3 लिया और एक बार -3 लेंगे तो -15 आएगा। सॉल्व कर दो, तो -3 बीटा इक्वल टू 27। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -9। इसे सॉल्व करो, तो -3 बीटा इक्वल टू -3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास बीटा की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉड का यूज़ होगा। यदि आप ये ध्यान नहीं रहा कि मॉड भी है इसमें, तो +-3 नहीं आ पाएगा, तो बीटा की 2 वैल्यू नहीं आएगी। और ऑप्शन में हमेशा नेगेटिव वाला ही ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन में आपको -9 आंसर नहीं मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और 1 कब आएगा, जब हम 3 की, जब इसमें -3 वैल्यू ले रहे हैं। और -3 आप कब ले पाओगे, जब आप मॉड का यूज़ करोगे। मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। इसलिए जितने भी फॉर्मूले हैं जिनमें मॉड का यूज़ हो रहा है आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि मॉड है उनमें। रिवर्स क्वेश्चन में मॉड यूज़ होता है। क्लियर हो गया होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, -9। एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, 1। अच्छा, 2 कोऑर्डिनेट्स क्यों बन रहे हैं, 2 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट है, वाई एक्सिस पर पॉइंट है, तो वाई एक्सिस एक पॉइंट यहां पर हो सकता है, एक पॉइंट यहां पर हो सकता है, मतलब एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, एक पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। इसलिए वाई की एक नेगेटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, समझ गए। अब यदि 2 पैरेलल लाइन दी हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इस लाइन की इक्वेशन हमने मानी ax + by + c1 = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी ax + by + c2 = 0। पैरेलल लाइन है ना, तो ये पोर्शन दोनों में सेम होता है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है c1 - c2 अपॉन √a² + b²। और मॉड लग जाएगा। मॉड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान क्या रखना है कि मॉड लगा होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी पैरेलल लाइन दी होगी तब आपको ये वाले पोर्शन को सेम करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये पोर्शन सेम नहीं देंगे, तो आपको ये इस पोर्शन को सेम करना होगा, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमें एक लाइन दी हुई है 2x - y + 3 = 0। इस लाइन से ये दूसरी लाइन का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1/√5, और एक तीसरी लाइन दी हुई है उससे डिस्टेंस दिया हुआ है 2/√5। तो हमें a और बीटा की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन समझ आया। हमें एक लाइन दी हुई है 2x - y + 3 = 0। एक दूसरी लाइन दी है 4x - 2y + a = 0, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है a/√5। एक तीसरी लाइन दी हुई है 6x - 3y + बीटा = 0, और इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2/√5। हमें a और b की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका सम निकालना है। ठीक है, तो रिवर्स क्वेश्चन हो गया, मतलब मॉड लगेगा, तो a की भी 2 वैल्यू आएगी और बीटा की भी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला, पहले इस पोर्शन को सेम बनाओ। सेम नहीं दिया हुआ है तो सेम कैसे होगा, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y प्लस a इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दो अब, c1 माइनस c2 a माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस 4, मॉड लगा दो, इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 5। सॉल्व करो, a माइनस 6 अपॉन ये क्या आ रहा है रूट 20 मतलब 2 रूट 5 इक्वल टू मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया तो दिख गया होगा, रूट 5 से तो रूट 5 कट ही रहा है, तो क्या आ जाएगा a माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, 2 को साइड ले आते हैं तो प्लस माइनस 2, a माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो a से यहाँ की दो वैल्यू आ रही है 6 प्लस माइनस 2, तो a की दो वैल्यू क्या क्या आई 8 और 4। तो यह इक्वेशन से इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें a की दो वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे दोनों में सेम बनाना होगा, तो क्या करें फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 6x माइनस 3y, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 6x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगा दो, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड लगाया इक्वल टू दिया हुआ है 2 अपॉन रूट 5। सॉल्व करो, बीटा माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ 45, रूट 45 मतलब 3 रूट 5 इक्वल टू मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया तो रूट 5 से रूट 5 गया, तो यहाँ से बीटा माइनस 9 की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 6। तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी 9 प्लस माइनस 6 तो 15 और 3। तो हमारे पास a की दो वैल्यू आई है कौन कौन सी 8 और 4, और बीटा की दो वैल्यू आई है 15 और 3। इन सबको ऐड कर दो तो क्या आ रहा है 18 प्लस 12 30। हमें सबका सम निकालना था ना, सम निकालना था, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 30। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना आए कि दो दो इक्वेशन से मतलब दो लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस दिया हो सकता है एक ही लाइन दी हो, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि ये पोर्शन को आपको सेम करना है, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि यदि फॉर्मूला लगाओगे नीचे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों में से आप a b किसे मानोगे, इसलिए पहले इस पोर्शन को सेम करो फिर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। मेन बात आपको ध्यान रखना है कि मॉड लगा होता है, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले से मॉड है वो सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए इस कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कंसेप्ट लगता कब है और लगाते कैसे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है, आइडेंटिफाई करना होगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस में पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट आएगा, फिर हम देखेंगे कि लगेगा कैसे। पहले देखते हैं कि लगता कब है। यदि हमें क्वेश्चन में दिया हो कि एक लाइन की इक्वेशन दी है, ठीक है, और हमसे बोला है कि इस लाइन पर एक पॉइंट है P और इसकी कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 2 3। हमसे बोला होगा कि इस पॉइंट P से एक गिवन डिस्टेंस पर, मान लीजिए डिस्टेंस 4 है, इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है, उसकी कोऑर्डिनेट बताओ। क्या बोला मैंने, हमें एक लाइन की इक्वेशन दी होगी और हमसे बोला होगा उस लाइन पर एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P से एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट Q है, उसकी कोऑर्डिनेट बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है पैरामेट्रिक वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी 4 है, तो एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है 4 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो हमें इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो अभी लगाते कैसे हैं, ये तो लगता कभी, ये तो देख लिया आपने, अभी लगाते कैसे हैं, तो ये लगाते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। इसमें जो x1 y1 है वो है हमारे गिवन पॉइंट, जो x1 और y1 है वो है गिवन पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा आएगा स्लोप से। यदि हमें इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उससे हम स्लोप निकाल लेंगे
या फिर हमें लाइन का डायरेक्ट स्लोप दिया होगा। स्लोप मतलब टेन थीटा दिया हुआ, हमें दिया हुआ टेन थीटा। मान लीजिए हमें स्लोप दिया हुआ है 2, मतलब टेन थीटा दिया हुआ है 2, तो हम ट्राइंगल बनाकर साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे। ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा 2/√5 और कॉस थीटा होगा 1/√5। तो बस इस फॉर्मूले में रख देंगे। और ये आर क्या है? आर है गिवन डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर 4 था ना वो। अब प्लस माइनस आर का क्या मतलब है? यदि हम ऊपर वाला पॉइंट, यदि हमें उस पॉइंट से ऊपर जाना होगा तब हम लेंगे प्लस आर, और जब हम नीचे जाएंगे तब हम लेंगे माइनस आर, क्योंकि 2 पॉइंट आ रहे हैं ना। तो जब हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे तब हम लेंगे प्लस आर, और ये वाला पॉइंट निकालेंगे तब हम लेंगे माइनस आर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया कब लगता है और कैसे लगता है? तो अब इसका क्वेश्चन देख लो। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, हमें निकालना है उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो कि इस पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो आप समझ गए, या पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप का क्वेश्चन है। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एक लाइन पर, और उस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर दूसरे पॉइंट निकालना है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया। तो बस आइडेंटिफाई कर लिया, और हमें एंगल भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस 30 होगा √3/2 और साइन 30 होगा 1/2। हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, 4 यूनिट डिस्टेंस पर ऊपर एक पॉइंट है और 4 यूनिट डिस्टेंस पर नीचे एक पॉइंट है। हमें दोनों की कोऑर्डिनेट्स बताना है। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू +-4। तो एक बार प्लस लेंगे तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, -4 लेंगे तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सॉल्व करो, पहले +4 के साथ करते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 2√3, x इक्वल टू आ गया √3 + 1, 2 कॉमन लेके, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहाँ पर आ गया 2 √3 - 1, √3 + 1, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? इसे सॉल्व करो। y - 3 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आ गया 5। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 √3 + 1 और 5। अब नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो इसे माइनस लेके सॉल्व करो। -4 लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x - 2 इक्वल टू -2 √3, x इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 1 - √3। x कोऑर्डिनेट आ गए 2, 1 - √3। y कोऑर्डिनेट आएगा कैसे? y - 3 इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट भी आ गए। समझ गए कैसे सॉल्व किया? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू +-r। और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये फॉर्मेट लगेगा कब। तो समझ गए होगे कैसे कब लगेगा? जब किसी लाइन पर हमें एक पॉइंट दिया होगा और उस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर हमें दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तब हम लगाएंगे ये वाला कंसेप्ट। क्लियर? अब हम देखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा? मान लीजिए किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें ax + by + c = 0, और हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। हमें चेक करना है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं या फिर डिफरेंट साइड पर लाई कर रहे हैं। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। सेम साइड मतलब या तो दोनों पॉइंट यहाँ पर हो या फिर दोनों पॉइंट यहाँ पर हो, या फिर क्या हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा। तो ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो इन पॉइंट्स को एक एक करके इस लाइन की जो इक्वेशन है इसमें रख दो। जब इन पॉइंट्स को इस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो पॉइंट रखने के बाद यदि सेम साइन आता है, सेम साइन मतलब जो वैल्यू आ रही है, यदि दोनों पॉजिटिव आते हैं या दोनों नेगेटिव आते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट हैं ये है सेम साइड पर। और यदि ये पॉइंट रखने पर डिफरेंट साइन आते हैं, मतलब प्लस या नेगेटिव ऐसा आता है, ये पॉइंट हमने रखा तो आ गया प्लस, ये पॉइंट हमने रखा तो आ गया नेगेटिव, तो क्या होगा? ये होगा डिफरेंट साइड पर।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ गए आप? समझ गए तो इसे करो। हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हमसे पूछा है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये सेम साइड पर है या फिर अपोजिट साइड पर है। चेक करो। तो लाइन की इक्वेशन है ना 3x माइनस 4y, तो 8 को भी यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब इसमें इन पॉइंट्स को रख के देखो। तो जब हम 3,4 को रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 माइनस 16 माइनस 8, तो देखिए ये तो नेगेटिव आ रहा है। और जब इस पॉइंट को रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 प्लस 24 माइनस 8, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आ गया डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन होगा तब क्या आएगा डिफरेंट साइड पर। मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट साइड पर है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। समझ आ गया होगा? बढ़ते आगे। अब देखेंगे हम कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। अभी कॉनकरेंसी का क्या मतलब है? यदि 3 लाइन एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कॉनकरेंट लाइन या फिर कॉनकरेंसी। ठीक है, समझ गए? जैसे ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही हैं तो वो होगा कॉनकरेंट लाइन। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोलिनियर। कंफ्यूजन मत होना, कोलिनियर और कॉनकरेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। कोलिनियर होता है जब 3 पॉइंट या 2 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर, पर ये हम बात कर रहे हैं कॉनकरेंसी की। दोनों में बहुत अंतर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो यदि 3 लाइन कॉनकरेंट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? यदि 3 लाइन कॉनकरेंट है तो उनका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। और डिटरमिनेंट में क्या आते हैं? कोफिशिएंट्स, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा 0। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। यदि तीनों लाइन कॉनकरेंट है तो उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा 0 के इक्वल। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को देखो। फिर हमें 3 लाइन की इक्वेशन दी हुई है और हमसे बोला है ये तीनों लाइन कॉनकरेंट है, तो हमें लेमडा की वैल्यू बताना है। कॉनकरेंट है मतलब इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा, तो डिटरमिनेंट लिखो। तो लेमडा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए। डिटरमिनेंट को इक्वल 0 करना है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। तो लेमडा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो माइनस बना रहा है। समझ गए ना? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो -1 बन रहा है। ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। सॉल्व कर दो, इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, ये है माइनस लेमडा, तो क्या हम क्या करते हैं ये माइनस लेमडा को साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस लेमडा को हमने उधर पहुंचा दिया। तो दिख रहा है आपको ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये काय का फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा का इक्वल टू लेमडा। ये फॉर्मूला किसका है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला है साइन 2 अल्फा का, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू लेमडा। अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो आपको वो वाला कंसेप्ट याद आ रहा है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था? कौन सा? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इसकी वैल्यू होती है -√(a² + b² से लेकर +√(a² + b² तक। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? तो ये इंटरवल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लेमडा की वैल्यू होगी -√(a² + b², और इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट है 1। क्या आ जाएगा? -√2 से लेकर √2 के बीच। तो लेमडा की जो वैल्यू आ रही है -√2 से लेकर √2 तक, और यही हमें निकालना था।
लैम्डा की जितनी जो वैल्यू होगी उसका सेट निकालना था, तो इसका आंसर आ गया ये। समझ आ गया कैसे किया? आसान है, बस कंसेप्ट यही है कि जब भी कोई लाइन, 3 लाइन कंकरेंट होंगी तब उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अब। और अब हम देखेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी आपको 2 सवाल पूछना है। कौन कौन से? पहला सवाल कि ये कंसेप्ट लगेगा कब, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप के क्वेश्चन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट लगेगा, फिर हम पूछेंगे कि लगेगा कैसे। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, एज इट इज यही होगी, क्या मैं उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, मतलब 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। समझ आया? और 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे गुजरने वाली लाइन, इसकी इक्वेशन बताओ। मान लीजिए ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बताना है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम क्या मानेंगे? इस लाइन की इक्वेशन को हम मानेंगे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। समझ आ गया? क्या मानेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना होगा। वो कैसे निकलेगी? क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशन दी होगी जिसके थ्रू हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। और इस इक्वेशन में लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रख के हम कितनी सारी लाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी लाइन है जो इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। ये पॉइंट फिक्स है, बाकी ये वाली लाइन होगी, एक लाइन, एक ये वाली लाइन हो सकती है, एक ये लाइन हो सकती है। ठीक है ना? तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? और ये एक ही लाइन की इक्वेशन है, ये अलग अलग लाइन की इक्वेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए एक इस लाइन की मान ली L1 की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन बताना है, इस लाइन की इक्वेशन बताना है। तो क्या मानेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू L2 x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई नई लाइन की इक्वेशन। अब इसे चेंज कर लो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। चेंज करेंगे तो क्या आएगा? x के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे? तो 1 प्लस लैम्डा x के कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट आएंगे 1 माइनस लैम्डा, ये y का कोफिशिएंट हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म आएगा 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये चेंज हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। तो ठीक है, ये इक्वेशन है इस लाइन की। ठीक है, तब इस पे क्वेश्चन देख लो। जैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें 2 लाइन दी हुई है, 2 लाइन की इक्वेशन दे दी है, हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो दोनों लाइन ये दी हुई है, तो जो तीसरी लाइन है उसकी इक्वेशन हम क्या मानेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2। L1 क्या दी हुई है? 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे चेंज कर लो ax प्लस बी वाई में। तो x के कोफिशिएंट क्या आएगा? x का कोफिशिएंट आएगा 3 प्लस लैम्डा प्लस y का कोफिशिएंट क्या आएगा? -4 प्लस लैम्डा प्लस कॉन्स्टेंट हमारा है 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये चेंज हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट। अब क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला है ये जो लाइन है, ये जो नई लाइन हमें आई है वो पैरेलल है इस लाइन के। अब 2 लाइन पैरेलल है मतलब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो इसका स्लोप आ गया 2। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। तो इस लाइन का स्लोप कैसे आया, क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट, माइनस ए अपॉन बी के फॉर्मेट में लिखो। तो -3 प्लस लैम्डा अपॉन -4 प्लस लैम्डा, ये इक्वल है 2 के। तो सॉल्व कर लो। तो -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू -8 प्लस 2 लैम्डा। तो यहाँ से 3 लैम्डा इक्वल टू आ गया 5। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 5/3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो 5/3। 5/3 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 14/3x प्लस -12 प्लस 5 मतलब -7/3
वाई प्लस 18 प्लस 10 28/3 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, 3 से तो कट रहा है, 3 तो उस साइड जा रहा है, बाकी 7 भी कॉमन आ रहा है। फाइनल इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया? तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझ आना चाहिए कि ये किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज एज इट इज़ यही होगी कि हमें उस लाइन की इक्वेशन बताना है जो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है, तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई। अब इसी में रिवर्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। रिवर्स क्वेश्चन मतलब हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देंगे और हमसे फिक्स पॉइंट पूछेंगे जिस पॉइंट से बाकी जितने भी लाइन से वो गुजर रही हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, मतलब दिया होगा क्वेश्चन में, उसे हम चेंज करेंगे L प्लस लैम्डा L2 में। जब ये चेंज हो जाएगा तो L1 और L2 दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। समझ आ गया? जो भी हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दी होगी उसे हम चेंज करेंगे L प्लस लैम्डा L2 में, फिर हमें दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है और हमसे फिक्स पॉइंट पूछ रहा है, तो सॉल्व करो। इक्वेशन क्या है? x a प्लस 2b प्लस y a प्लस 3b इक्वल टू a प्लस b। अब इसे चेंज करो L1 प्लस लैम्डा L2 में। कैसे चेंज करेंगे? इसमें दो वेरिएबल है a और b, तो दोनों को अलग करो। a को अलग कर रहे हैं तो क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस वाई माइनस 1, इसे भी हमने इस साइड लिया है, प्लस जब b को अलग कर रहे हैं तो क्या कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें? पूरे को a से डिवाइड कर देते हैं, तो आ रहा है ए एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू प्लस b अपॉन ए 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिख गया होगा L1 प्लस लैम्डा L2, दिखा? L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आ गया। ये L1 ये L2, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। कैसे सॉल्व करें? ये वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करो, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो y की वैल्यू माइनस 1 आई तो इसमें रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है वो आ गया 2 माइनस 1। समझ आ गया? रिवर्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ऐसे सॉल्व करना है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को चेंज करना है L1 प्लस लैम्डा L2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम। ऑप्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम में हमें पढ़ना क्या होगा? हमें एक लाइन दी होगी, लाइन की इक्वेशन दी होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया होगा, पॉइंट x1 y1 ये दिया होगा हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, या तो ये निकालने को आएगा या फिर इसकी इमेज निकालने को आएगी, इस पॉइंट की इमेज। तो इस पॉइंट की इमेज यहीं पर बनेगी, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। तो या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को आएगा या फिर इमेज। तो इन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। पहले हम देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक पॉइंट है x1 y1, और ये जो पॉइंट है ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या है फॉर्मूला? x माइनस x1, जो हमें पॉइंट दिया हुआ है ना वो है x1 अपॉन a। क्या है? उस लाइन में x का कोफिशिएंट, तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस, फिर ये क्या लिखा हुआ है? इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी क्या है? x का कोफिशिएंट a, b का y का कोफिशिएंट b। ये एज इट इज़ वैसे ही है जैसा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखा था। इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखते थे और नीचे आता था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
बस यहाँ पर रूट नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। रूट सिर्फ डिस्टेंस में आता है, जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं ना वहाँ पर आता है रूट, लेकिन यहाँ हम डिस्टेंस थोड़ी निकाल रहे हैं, यहाँ तो हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पर वो नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में माइनस लगेगा इसमें, ये भी याद रखना है। फॉर्मूले को आपको अच्छे से देखना है। फिर से बोल रहा हूँ, AX1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अब यदि हमें इमेज निकालना है, इमेज मतलब इमेज कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी। इमेज यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो उसे निकालने का फॉर्मूला भी एज इट इज़ वही है, बस यहाँ पर 2 लग जाता है। 2 क्यों लगता है, क्योंकि देखिए इतनी डिस्टेंस का ये डबल हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 लगा दो, ये याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पर -2 बाहर होगा और बाकी एज इट इज़ जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है इस फॉर्मूले में, पहला कि शुरुआत में माइनस आएगा, दूसरा कि नीचे रूट नहीं आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन इसी में होता है क्योंकि हमने एज इट इज़ फॉर्मूले याद किए हुए हैं जिसमें नीचे रूट आ रहा है, लेकिन आपको कैसे याद रखना है कि जितने भी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले होते हैं उनमें आता है रूट। यहाँ डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, यहाँ हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो इसलिए इसमें रूट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोल रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट की हमें इमेज निकालना है इस लाइन पर। तो लाइन की इक्वेशन भी दे दी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये है वो पॉइंट दिया हुआ है 3, 5, इसकी हमें इमेज निकालना है, तो इमेज यहाँ पर आएगी। फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन ए क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी का कोफिशिएंट है -1 इक्वल टू माइनस, अब इमेज है तो 2 आता है बाहर, बाकी वैल्यू रख दो अब इसमें, 3 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, 1 है, बी है -1, तो आ रहा है नीचे 2। क्या आ रहा है, 2 से 2 गया, ये बन रहा है -2 प्लस 1 मतलब -1, और एक माइनस बाहर भी लगा हुआ है, तो ये आ रहा है 1। तो अब एक एक करके इन दोनों को सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू निकाल लेना। तो एक बार सॉल्व करो इन दोनों को, एक बार सॉल्व करो इन दोनों को, क्या क्या आ रहा है, जब x के साथ सॉल्व करेंगे तो x -3 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 4, और जब y के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 5 इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ गई 4। अच्छा, x और y की वैल्यू आ गई 4, 4। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन इसे सेटिस्फाई कर रही है, इसकी कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 4, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन कर रही है, फर्स्ट को देखो, जब इसमें 4 जा रहा है तो ये बन रहा है 4, ये 0, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर आ गया ए। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी है। समझ गए कैसे सॉल्व किया, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाना है और आंसर आ जाएगा। आसान सवाल आते हैं वैसे इसमें, यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ए बी की यदि इमेज निकालते हैं एक्स एक्सिस में, हालांकि शॉर्टकट का ये तो पता ही है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है ए बी, इसकी हमें इमेज निकालना है एक्स एक्सिस में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो वो वाले जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ए माइनस बी। तो जब भी हम इमेज निकालते हैं एक्स एक्सिस में तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाता है नेगेटिव। इसी तरह जब हम किसी कोऑर्डिनेट की इमेज निकालते हैं वाई एक्सिस में तो वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -AB। तो वाई एक्सिस में जब इमेज निकालते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, और एक्स एक्सिस में इमेज निकालते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है A, B, और इसकी हमें इमेज निकालना है y इक्वल टू एक्स लाइन में। y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज निकालना है, तो उसकी इमेज आएगी, क्या आएगी इमेज, इसकी इमेज आएगी यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे B, A, मतलब कोऑर्डिनेट ही चेंज हो जाएंगे, A, B है तो B, A हो जाएंगे। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आपको है कि y इक्वल टू एक्स लाइन में जब इमेज निकालते हैं तो यदि कोऑर्डिनेट A, B है तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे B, A, ठीक है। समझ गए होगे। अब आज की वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ कंसेप्ट को समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया है,
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, और जो कंसेप्ट एक दो जो छूट गए हैं वो भी हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए